प्री वैदिक पीरियड। ये सभ्यता किसके समय आई? ठीक है, इस सभ्यता के जनक स्थापित करने वाले कौन थे? द सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, राइट, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। The main source of knowledge about the pre-Vedic period, देखो, the main source of knowledge about pre-Vedic period is known as ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद, द वेद इज संस्कृत वर्ड। वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद का मतलब होता है टू नो, जानना, ठीक है, जानना। और जो ये वेस्टर्न हिस्ट्री है, इसके हिसाब से इसका समय 1500 से 1000 बीसी माना जाता है, 1500 to 1000 बीसी। द ऋग्वेदास, वेदा मीन्स इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स नॉलेज। ये जो नॉलेज का बेस था, याद रखिएगा, ये हाइम्स पे बेस था। ये श्रुतियां थी, यानी सुनी जाने वाली। इनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। अपने समय के बहुत समय बाद ये जो है रिटन किए गए थे, ताम्र पत्रों पे, जो है तमाम पत्तों पे लिखे गए थे। बट शुरुआती दौर में ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा थी, यानी टीचर पीपल रिलेशनशिप था। गुरु एक योग्य शिष्य को चुनता था, एक संस्कार होते थे, उसके बाद गुरु से ये शिष्य की तरफ जाता था, यानी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को इसको बताता था, इसके सही मतलब को समझाता था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया, जब इतिहास में आप आएंगे तो इस प्रक्रिया से मैं आपको परिचित कराऊंगा कि पात्र एक शब्द का इस्तेमाल किया था। पात्र मींस वन हु अटेंड द वाटर। जैसे ये क्या है, ग्लास एक पात्र है, ये बोतल क्या एक पात्र है, ये खाली है तभी मैं इसमें पानी भर सकता हूं। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में उस पात्र को खाली किया जाता था, यानी कि जो स्टूडेंट था उसका दिमाग बिल्कुल ही प्योर किया जाता। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट हैं, अब जैसे वो लगातार चैट कर रहे, ओपन क्लासेस हैं, तो जो क्लोज क्लासेस हो जाएंगी तो उसमें तो डांट पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई किसी को दिल भेज रहा है, कोई किसी से नंबर मांग रहा है, तुम कैसी हो, इस तरह के जो चैट्स भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनका जो वो पात्र नहीं है। ठीक है, चाणक्य ने कहा इस देश में कि शिक्षा हमेशा योग्य को दी जानी चाहिए, पात्र को दी जानी चाहिए। तो ये वो परंपरा थी जहां स्टूडेंट को पहले मैच्योर किया जाता था कि नाउ यू आर रेडी टू अटेन द नॉलेज ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये यहां पर ये रूप हुआ करता था। तो ये बेसिकली जो ऋग्वेद है वो प्री वैदिक पीरियड के रूप में कहा जाता है, यानी कि वैदिक काल की शुरुआत ऋग्वेद से ही मानी जाती है। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 से 600 बीसी का समय माना जाता है, 1000 to 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, भूल जाओ इसको। मैं सिर्फ मैप के थ्रू उसको कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने में आपको टाइम ना लगे। आ जाइए, अब हम मैप पे आ जाते हैं। तो आर्य सबसे पहले बसे कहां, उनका जो एक सेटलमेंट था वो कहां था? आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव, संस्कृत में यह शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, 7 नदियों का प्रवेश। तो एग्जाम में पूछा गया था, उसमें एक नदी का नाम देके इसमें कॉम्बिनेशन पूछा गया था, तो ध्यान से पढ़ना, राइट। सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यन सबसे पहले सप्त, सप्त का मतलब होता है 7 नदियों, 7 रिवर्स के एरिया में जाकर बसे, सप्त सैंधव कहा गया। कौन कौन सी नदियां थी? वो नदियां थी इंडस, सिंधु। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, कल अगर आपने क्लास मेरी की होगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि नदियों के भी आसपास क्यों। क्या कल का कोई मेरा स्टूडेंट जवाब दे सकता है? मैंने हिस्ट्री को ज्योग्राफी के बेस पे कनेक्ट किया था। क्या कोई स्टूडेंट जिसने कल की मेरी क्लास की कोई भी इज्जत रखी हो, क्या वो मुझे बता सकता है वाई रिवर वैलीज, केवल नदियों की घाटी ही क्यों? केवल नदियों की घाटी ही क्यों? अब देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हम ज्योग्राफी पे आ गए। झेलम, कौन कौन सी नदियां थी? ये इनका कॉम्बिनेशन एग्जाम में आया हुआ है, इंडस, सिंधु, झेलम, चेनाब। ठीक है, ये नदियों का हमारे पास जाल है। रावी, व्यास, सतलज, और एक नदी बहा करती थी जिसको सरस्वती कहा जाता था, राइट, सरस्वती नदी। तो ये नदियों का कॉम्बिनेशन है, भूलना नहीं। ठीक है, लोगों को लगता है ये जो है विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, तो संगम पे जो त्रिवेणी है, यहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदी जो है आगे चलकर जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं या तमाम तरह के परिवर्तन आते हैं, ये नदी विलुप्त हो जाती है, आगे चलकर ये गायब हो जाती है। सो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज एंड सरस्वती नदियां, ये कॉम्बिनेशन यहां पर पाया जाता था। दिस इज नोन एज सप्त सैंधव प्रदेश। ये हमारा सप्त सैंधव प्रदेश था। और आप देखें कि गंधार, जो हमारा अफगानिस्तान वर्तमान में है, वहां से ये नदियां, ये अलग अलग रूपों में, शुरुआत में जो है वो जब हमारा पूर्व वैदिक काल था यानी प्री वैदिक पीरियड, और जब
आगे चलकर आर्यन का विस्तार किधर की तरफ होगा? तुम नेचुरली बताओ कि आगे चलकर जब तुम मान लो अंग्रेजों ने कहा कि ऑस्ट्रिया रीजन से आए, यानी कि ये जो है वो क्या हुआ, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन रीजन से आए, अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लेकर आए, अब ये यहां से यहां तक आ रहे हैं, आगे चलकर नेचुरली इनका विस्तार कहां होना चाहिए? आप मुझे बताओ। इधर आपका कोस्टल एरिया है, इधर आपका एलिवेटेड है, यानी कि लैंड यहां पर ठीक नहीं है, तुम अभी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हो, तुम घुमंतु हो, नोमैडिक हो, तो नेचुरली तुम कहां सेटल होना चाहोगे? जहां तुम्हारे पास फर्टिलिटी, फूड सिक्योरिटी, तुम्हारे पास इनकम सिक्योरिटी को मेंटेन करने और अपनी आबादी को बढ़ाने के सारे जो है वो साधन मौजूद हो, सेटलमेंट मौजूद हो, राइट? यू विल मूव नियर टू द रिवर्स एंड टूवर्ड द प्लेन। ठीक है, धीरे धीरे तुम किधर की तरफ जाओगे? तुम धीरे धीरे ऐसी तरफ जाओगे जहां प्लेन एरिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट यानी अधिवास, परिवहन, अपनी सेनाओं को रखने, अपने आवास बनाने, एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस करने की सारी सुविधा होती। ओनली प्लेन नहीं कहोगे, प्लेनर एरिया नीचे की तरफ भी जा रहा है, रिवर साइड एंड प्लेनर एरिया बोथ, जहां पर जलोढ़ मृदा, जहां पर जो है वो सारी नदियां एलुवियल सॉइल को फैलाती चली जा रही हैं। तो धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि ये क्षेत्र धीरे धीरे तुम्हारा विस्तार होता चला जाएगा। कौन कौन सा रीजन? ये पूरा रीजन आप देखते जाएंगे जो है वो उत्तर वैदिक काल तक, यानी वैदिक काल के जो है वो आगे विस्तार होने तक धीरे धीरे ये पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इधर की तरफ जाएगी, डाउन साइड नहीं जाएगी। डाउन साइड भी आप जा सकते थे, लेकिन आप देखोगे सबसे पहले आबादी ये गंगा यमुना का जो दोआब है, ब्रह्मपुत्रा तक ये क्या होगा, लगातार मूवमेंट करेगा, बिकॉज ज्योग्राफी डिफाइन कल्चर। भूगोल संस्कृतियों को भी जो है बताता है, संस्कृत में सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, सब कुछ शामिल हो जाता है। क्लियर हुआ? तो रिवर के साथ साथ प्लेनर एरिया में भी वो जाएंगे। हिली रीजन में क्यों नहीं? क्योंकि सॉइल जो होगी हिली रीजन में कभी डेवलप नहीं हो पाती, मैच्योर सॉइल नहीं हो पाती। देखो, इसको बोलते हैं लॉजिक, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्यों पर्वतीय क्षेत्र में आज भी आबादी आपकी कम है और मैदानी क्षेत्र में आज तुम भारत के मैदानों को उठा के देख लो, सबसे सघन जनसंख्या, मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी कहां रहती है? प्लेन्स में रहती है। दिल्ली की आबादी पर जो है वो आप पॉपुलेशन डेंसिटी उठा के देखिए, प्लेन्स में। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट प्लेन्स में है तुम्हारे पास, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास जितनी भी सुविधाएं और ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब प्लेनर एरिया में बन रहे हैं, कोई माउंटेनियस एरिया में नहीं है, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी जो है वो बहुत कॉस्टली होता है वो अफेयर, राइट? डन, समझ में आया? तो आगे धीरे धीरे कहां जाएंगे हम देखते चलते हैं। सो आर्यंस का रीजन क्या था प्री वैदिक काल में, यानी कि जो है प्री वैदिक पीरियड में आर्यन का पूरा जो है वो क्षेत्र क्या था? आर्यन का क्षेत्र विस्तार क्षेत्र क्या था? ईस्टर्न अफगानिस्तान, लिखो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर ये आपका जो एरिया रहा, दिस इज अ गंधार, कुभालिक, कुमरू, सुवस्तु, ये पूरा एरिया होते हुए ये नीचे की तरफ आते हैं। पहले हम अफगानिस्तान के लोअर साइड में, जब वहां पे हिली रीजन जहां पर था वहां पे होने की बजाय नीचे की तरफ, उस समय की जलवायु भी अच्छी थी। ठीक है, उस समय नदियां और भी वहां बहा करती थी, आज की तरफ बवाल नहीं था वहां पे। ठीक है, आर्यन देखो, ईस्टर्न अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। क्योंकि गंगा यमुना का दोआब भी हमें देखने को मिलता है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो यहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं एलडब्ल्यू, तुम्हारा टीचर मेहनत कर रहा है, इतने शॉर्ट कर दिया, एक झटके में देख सकते हो। एलडब्ल्यू में एक खास बात है, टीचर मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट को क्लास में ही उसको क्या करना, मेमोराइज कर लेना है, क्लास में उसको अपने दिमाग में छाप लेना है, टाइम सेव करना और सीधे हमें क्वेश्चन पे अटैक मारना है। क्या ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय क्या था? अगर आप घुमंतु हैं, ठीक है, हड़प्पन ने अपना, कल मैंने देखा, आपने देखा कि अर्बनाइजेशन उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, दे एस्टैब्लिश अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है दे हैव अ प्रॉपर इकोनॉमिक सेटलमेंट। आपने देखा, दे हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द अर्बन सेंटर्स, दे हैव अ ट्रेड फैसिलिटी, उनके पास व्यापार की सुविधाएं थी, वो ज्यादा दूर तक जा सकते थे। आपने देखा कि हड़प्पा के अपने मेच्योर स्टेज में वो खाड़ी देशों मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे, यानी कि वो समुद्र को पार करने की स्थिति में थे, राइट? अब हम बात करते हैं, अगर ये घुमंतु थे, अगर इनके हिसाब से बाहर आए तो इनका बेसिक क्या होना चाहिए? अभी जब ये आएंगे तो बेसिकली घूमते घूमते अपने साथ पशुओं को लेकर चलेंगे, वो उनकी फूड सिक्योरिटी और लिवलीहुड सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो एनिमल रियरिंग, पशुपालन, लिखो पशुपालन इनका पहला व्यवसाय था, बिकॉज दे डोंट हैव ए स्ट्रक्चर इकोनॉमी, इनके पास स्ट्रक्चर यानी संस्थागत इनके पास व्यवसाय नहीं था। दूसरा, बेसिक एग्रीकल्चर, स्पेशली ये घुमंतु यानी कि ये स्थानांतरित कृषि, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न जिसे कहा जाता है, ठीक है, झूम खेती किया करते थे, तो बेसिक एग्रीकल्चर था। बिकॉज एडवांस एग्रीकल्चर के लिए आज आपके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये चीजें वहां होनी चाहिए, राइट? अगला क्या उगाते थे? जौ, गेहूं, वीट, बार्ले, जौ, गेहूं,
लिख लो जल्दी जल्दी, इतना छोटा छोटा लिखने में तुम्हें कौन सा है। कभी देखा इस तरह की क्लास में लेक्चर बड़े बड़े पैराग्राफ लिखाए जाते हैं, स्लाइड्स दिखाई जाती है, कभी देखा टीचर खुद अपने हाथ से लिख लिख के लेकर आ रहा है, ताकि आपका समय बचे। समय बचेगा तो रिवीजन आसानी से होगा, एक पेज के अंदर ये पूरे नोट्स आ जाएंगे और निपटा दोगे 3-4 क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ट्रेड, व्यापार क्या क्या करते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य व्यापार किया करते थे। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ट्रेड इनका सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड व्यापार के लिए एक शर्त होती है। ट्रेड के लिए पहली बात तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो तुम कहीं व्यापार करने जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक तो पहली बात तुम्हारी मनी होनी चाहिए, तुम्हारी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारी सोसाइटी। अब करेंसी कौन, जैसे तुम्हारे यहां करेंसी कौन छापता है, तुम कहीं जाते हो तो करेंसी कई फॉर्म में रखते हो, तुम बोले अरे यार सामने वाले पेटीएम कर दे क्या, तुम बोलते हो ना आज की डेट में, अगर मान लो ट्रेड करने जा रहे हो, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो खरीदक बोले मैं पेटीएम कर देता हूं, तो यानी वो भी एक लीगल टेंडर मनी है। आरबीआई एक संस्था है जो बता रही है आप कैसे पैसे का जो है वो मोल भाव कर सकते हो, एक दूसरे को दे सकते हो, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द। एंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए ट्रेड के लिए, आपके पास अच्छी सड़कें होनी चाहिए, तमाम तरह की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, तब जाकर व्यापार या ट्रेड होता है। तो जो इनका ट्रेड होगा, सवाल यह है कि क्या इनके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम था, क्या एक वित्तीय तंत्र इनके पास था, डिड दे हैड द फाइनेंशियल सिस्टम और मनी सिस्टम और द जो है वो एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम इनके पास था। चलिए देखते हैं। तो ट्रेड तो इनका था, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार इनके पास सुरक्षित था। बट इकोनॉमी कैसी थी, ये बेसिकली बार्टर सिस्टम था। बार्टर का सिस्टम का मतलब होता है, इसका मतलब इनके पास स्ट्रक्चरल कमोडिटीज, स्ट्रक्चरल करेंसी मार्केट नहीं था इनके पास, यानी इनके पास चाहे वो सिक्के हो, टकसाल हो, कुछ भी हो, जिसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं, जो विधिक मुद्रा, वो नहीं थी। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का मतलब जैसे कभी आप गांव में गए होगे, जैसे हम छोटे थे तो हमें आइसक्रीम खाना होता था तो हमने गेहूं उठा के दे दिया, उसके बदले आइसक्रीम ले लिया, तो वस्तु के बदले वस्तु। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिस्टम जो हमारे आदिवासी समुदायों से लेकर हर जगह हमें देखने को मिलता है। शुरुआती समाजों में हमें बार्टर सिस्टम दिखाई पड़ता है। आज भी आपने देखा कई बार घर में कोई आता है तो वो साड़ी कपड़े देते हैं और बर्तन ले लेते हैं उससे, तो दैट इज अ बार्टर सिस्टम। इसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। यहां पर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो सकता। और बार्टर सिस्टम का जो बेस था वो बेसिकली काउ था, क्योंकि ये क्या था, ये बेसिकली पशुपालन आधारित था। तो गाय जो थी वो मेजरमेंट का आधार थी। गाय ही संपत्ति मानी जाती, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही संपत्ति का अपना अधिकार रखता था। राइट, क्लियर है। तो इसका जो वस्तु विनिमय की क्या होगा, गाय सबसे कीमती वस्तु हुआ करती थी इनकी, जो आधार होता था विनिमय का, गाय मेजरमेंट काउ बेस होता था। डन है। झूम का मतलब होता, झूम का मतलब क्या होता है, जैसे आदमी शराब पी लेता तो झूमता रहता है। इसी तरह एग्रीकल्चर आज यहां किया, क्योंकि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर कहीं गए, पेड़ पौधे काटे, झाड़ियां काटी, वहां पे आप खेती करने लगे, फिर वहां फर्टिलिटी खत्म हुई, फिर आप आगे बढ़ गए। इसको बोलते हैं झूम। ठीक है, तो झूमते हुए आगे बढ़ जाना। बकरा सिस्टम नहीं, इसको बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है। अब सामाजिक तंत्र कैसा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हो, यूपीपीसीएस में मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन आया, मल्टीपल टाइम, बहुत ध्यान से सुन लो। अब इनका सामाजिक तंत्र कैसा था, तो जो हमारे समाज का जो बेसिक यूनिट था, समाज बन चुका था, लेकिन समाज की जो बेसिक यूनिट थी वो फैमिली, ठीक है, यानी परिवार थी। परिवार को उस समय एक पॉलिटिकल यूनिट यानी एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता था। सो बेसिक यूनिट फैमिली, ठीक है, यानी कि सबसे समाज की जो सबसे मूल इकाई थी वो परिवार थी। हम आज भी उसी को कैरी करते हैं। अब देखना, इतिहास पढ़ाने का मेरा कई मकसद है। आप आने वाले समय के ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। इतिहास बेसिकली यहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इतिहास एनसीईआरटी में बेसिकली रटने की जगह नहीं है। एनसीईआरटी ने पहले पेज पे डिक्लेयर कर दिया है, आज आप जाना इसको पहला पेज उठा के पढ़ लेना कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है। ये रटने की वस्तु नहीं है। सवाल यह है कि उस इतिहास को देखते हुए तुम आज वर्तमान के साथ उसको जोड़ सकते हो कि नहीं। आर यू एबल टू एसोसिएट योर पास्ट टू द प्रेजेंट और नॉट। अगर आज जोड़ सकते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो। चलो देखते हैं आज भारत के समाज के बारे में, जिसके बारे में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। यहां आज भी पिता ही परिवार का ज्यादातर मुखिया देखने को मिलता है, हां या ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ही लड़ता है। भले चाहे महिलाओं ने संविधान के अंतर्गत जो है आर्टिकल 243D में महिला को जो है वो दे दिया कि भाई ये आरक्षण दे दिया कि भाई ये प्रधान जो होगी महिला होगी, लेकिन तुमने आज भी गांव में पोस्टर देखा होगा, उसमें पीछे जो है वो चुन्नीलाल की बढ़िया मूछ वाली फोटो टंगी होती है और नीचे छोटी सी फोटो जो प्रत्याशी है प्रधान की पत्नी श्री चुन्नीलाल, ये उनकी आइडेंटिटी लिखी होती है। राइट और रॉन्ग? तो जरा देखना क्या हम आज इसको एसोसिएट कर पाएंगे और नहीं। अगर हम कर पाते हैं
तो एक टीचर के रूप में मैं आज सफल माना जाऊंगा कि मैं अपने स्टूडेंट को उसके पास्ट पढ़ाते हुए, वैदिक पीरियड पढ़ाते हुए उसको वर्तमान के साथ जोड़ पाने में सक्षम हुआ। और मैं अपने स्टूडेंट को बधाई दूंगा, सभी ओजांकियंस को, कि उनका दिमाग अब इतना ओपन होने लगा है कि वो दो बहुत बड़े काल को, बहुत बड़े एरास को वो आज जोड़ पा रहे हैं। और यही प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक यूनिट फैमिली थी। फैमिली का जो हेड होता था वो एल्डर मेल होता था, मेल। पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक बेस हम भी कह सकते हैं, लेकिन किस रूप में ये हम देखेंगे, यानी कि जो परिवार का जो मुखिया होता था वो सबसे वयस्क पुरुष होता था, ठीक है, होता था, होता है, कई रूप हम देख सकते हैं। सो एल्डर मेल यानी वयस्क पुरुष परिवार का मुखिया होता था। परिवारों को मिलकर ग्राम की रचना होती थी। मैनी फैमिलीज मेड बाई फैमिलीज, ग्राम। तो अगली इकाई जो सेकेंड स्टेज था वो ग्राम था। ग्राम, आज हम उसको आसानी भाषा में गांव भी कहते हैं। गांव का जो संस्कृत स्वरूप है उसको ग्राम कहा जाता है, जिसमें कई परिवार रहते हैं। और ग्राम का जो मुखिया होता था, हेड ऑफ द ग्राम, वाज नोन एज ग्रामड़ी, उसको ग्रामड़ी कहा जाता था। पॉलिटिकल यूनिट मतलब ये एक राजनीतिक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पूरे समाज को ही राजनीतिक इकाई के रूप में देखा गया। ग्राम मतलब इसका हेड होता था ग्रामड़ी। कई गांवों से मिलकर, कई ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, राइट, दैट इज मेड बाय द ग्राम्स। मल्टीपल ग्राम्स कोलैड टू ईच अदर मेड द विश्व। तो ग्राम से बड़ी इकाई क्या होती थी? विश्व होती थी। विश्व का जो हेड होता था दैट इज नोन एज विश्वपति। इसे क्या बोला जाता? विश्वपति कहा जाता था। जो विश्व का मुखिया होता था, जिसके अंदर ग्राम्स आते थे, ग्राम्स के अंदर फैमिलीज आती थी, वो क्या होता था? विश्वपति कहलाता था। कई विश्व को मिलाकर जन बनते थे, ठीक है, कई विश्व को मिलाकर जन बनते थे। मेड बाय विश्व, मल्टीपल विश्व मिलते थे, दैट इज नोन एज जन। और इसका जो हेड होता था, जन का सबसे बड़ी यूनिट, जो जन का हेड होता था दैट वाज नोन एज राजन। उसको राजन कहा जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं, पुरानी पिक्चरें देखते हैं तो उसमें बोलता राजन, जो राजा होता था, राजन यानी सभी जनों का को राज करने वाला, उनको गवर्न करने वाला राजन कहलाता था। ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो राजन, आगे इसी से राजा शब्द निकल कर आता है। हम लोग देखते हैं जो मोनार्कियल सिस्टम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये हमारी बेसिक इकाइयां थी, यानी इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बेसिक इकाई के रूप में क्या दिखाई पड़ता है? सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज। हमारा ये परिवार है, इसमें भी जो मेल है ये मुखिया है, मान लो ये फीमेल हो गई, ये बच्चा हो गया, ये हमारी पहली बेसिक यूनिट हो गई। इससे बड़ी जो यूनिट होती थी वो क्या बनाती थी? ये ग्राम होती थी। कई परिवार जब मिल जाते थे तो क्या होता था? ग्राम बनता था। ग्राम से बड़ी इकाई, उससे बड़ी इकाई विश्व होती थी, ठीक है। यानी इसको ऐसे देखो, ये परिवार हो गया, ग्राम हो गया, विश्व हो गया, विश्व से बड़ा जन हो गया, ठीक है। ये बेसिक इकाई थी, ये पॉलिटिकल सिस्टम ही था। इसमें तो पूरे समाज को ही पॉलिटिकल इकाई मान लिया। सो इन दैट वे अभी हम इसमें एक कैरेक्टर और लेकर आ रहे हैं। चलो, अब किसी भी शासन को चलाने के लिए हमें बेसिकली एडवाइजर, फिलोसफर्स, दर्शन शास्त्री की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉलिटिकल हेड के रूप में तो हमारे पास राजन था, बट देयर वाज अनदर सेगमेंट था हमारा, इसको पुरोहित कहा जाता था। बहुत सम्मान प्राप्त था इसको। ये बेसिकली वो जो लिटरेचर पढ़ता था, फिलोसफिकल बातें करता था, या बेसिकली ये आध्यात्मिक गुरु होता था। तो देयर वाज अनदर सेगमेंट दैट इज नोन एज पुरोहित। इसको पुरोहित कहा जाता था। ये बेसिकली जो राजन, यानी कि पूरे जन का जो राज करने वाला, उनका जो लीडर होता था, उसका हेड जो होता था, शीर्ष राजन, राजन का ये बेसिकली फिलोसफर या मेंटर हुआ करता था। उनको क्या राज कर्म हुआ करते थे, आगे चलकर तुम देखोगे, जब तुम आगे चंद्रगुप्त का काल देखोगे, उसके आगे तो सभा समितियों का नाम सुनोगे,
तो उसमें आप देखेंगे तमाम पुरोहित वर्ग के लोग जो जीवन भर ज्ञान ध्यान के साथ चलते थे, वो राजा को सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इनके बारे में वो जानकारियां दिया करते थे, जो कि इंडियन फिलॉसफी का हमारा रूट हुआ करता था। तो ये बेसिकली फिलॉसफर या मेंटर हुआ करते थे राजा के, जो उनके बारे में बात करते थे। और पूरा जो समाज था वो बेसिकली क्या था, वो काफी हद तक वर्शिप करता था नेचर और नेचर के सिंबल्स के लिए, यानी प्रकृति और प्रकृति के चिन्हों की पूजा करता था। ये पुरोहित भी, राजा भी और समस्त जो लोग हैं, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन कर रहा है, ये सभी पूजा किया करते थे प्रकृति के हिसाब से, यानी पृथ्वी की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, विष्णु की पूजा, अग्नि की पूजा, ये जो है वो प्रमुखता से, और ये जो है वो इंद्र की पूजा, ये बहुत प्रमुखता से किया जाता था। राइट, तो क्या था, ये चाहे पुरोहित हो, चाहे राजा हो, या समस्त जन हो उस क्षेत्र में रहने वाले, वो सभी जो है वो पूजा किया करते थे काफी हद तक प्रकृति के संकेतों की, यानी पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, विष्णु, इंद्र, ये सभी जो है वो पूज्य माने जाते थे। और पुरोहित क्या करता था, राजा को आध्यात्मिक शक्ति देता था, एक जो है स्पिरिचुअल, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, राजधर्म सिखाने के लिए वो बात किया करता था। डन। जैसे आगे चलकर तुम लोग जब कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओगे, चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे, पीएमओ में अपॉइंट हो जाओगे, तो जाकर आप क्या करोगे, प्रधानमंत्री को सलाह दोगे, चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब की तरह हो जाओगे। तो वो जाकर जो है वो एडवाइस दोगे, सर ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तुम जाकर कहोगे, अरे डोभाल साहब, या कल तुम्हारा कोई भी नाम है, मान लीजिए नवीन हो गए, सैफ अली हो गए, अरे आप मान लीजिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए, मुख्य जो है वो सुरक्षा सलाहकार हो गए, तो सीधे प्रधानमंत्री कहेंगे, देखो भाई बहुत विद्रोह होने की घटना है, ये फलाना मूवमेंट हो सकता है, तुम संभालो। तो तुम उनको राय दोगे कि सर ऐसे करना चाहिए, इंटेलिजेंस इकट्ठा करके दोगे, तुम उनकी बुद्धि की तरह काम करोगे। नहीं तो इतना बड़ा देश, इतनी समस्या एक अकेला प्रधानमंत्री थोड़े ना कर सकता है, तो आने वाले टाइम में तुम यही काम करोगे। तो तुम जब खुद अवेयर हो गए, जैसे डोभाल साहब इतनी भाषाएं जानते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, देश विदेश में तमाम उनके लिंक हैं, तो इस तरह वो जुड़ते चले जाते हैं। क्लियर हुआ? What kind of internal and external trade in the Aryans is this type? देखो इंटरनल ट्रेड बहुत लिमिटेड था। जब आपके पास बार्टर सिस्टम होता है तो आप वस्तुओं का विभाजन नहीं कर सकते, यानी मुद्रा जब वस्तु विनिमय के रूप में होती है तो आप इसमें स्टोरेज फैसिलिटी नहीं लेकर आ सकते, ठीक है, और तुरंत आप इसको विभाजन नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी नहीं होती इसमें। सो बहुत ही लिमिटेड ट्रेड हुआ करता था, आसपास के इलाकों के साथ वो ट्रेड करना, और जहां से वो आते चले गए हैं उसकी जो ब्रिटिश थ्योरी, हालांकि मैं उस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो उसके साथ वो बेसिकली वो लगातार जब यात्रा करें तो वो सभी के साथ अपना ट्रेड करते हुए चले आ रहे हैं। अब वो पशुओं के रूप में चाहे बाल हो, दूध हो, ये सब इस का ट्रेड हमेशा बना रहता था। तो जुड़े रहिए और अच्छे से अपना काम करिए। राइट,